साक्षी है पीपल कहानी जोराम यालाम नाबाम। साक्षी है पीपल हिंदी स्टोरी जोरम यालम नबम। यहाँ की हवा में चुभन सी क्यों है, क्यों पेड़ों की छायाएं विचित्र तरीके से नाचती हैं। ये पीपल का पेड़ जैसे कुछ सुन रहा है। जिनके कान हैं वे सुन लें। इस वादी ने उन्हें देखा था, क्यों न हो, वे इसके अपने थे, बेहद अपने। यहाँ के पेड़ों की शाखाओं पर आज भी बंदर इंतजार करते हैं कि कब कोई मकई की खेती करे और नन्हे नन्हे कई पैर उनका पीछा करें और वे जीभ दिखाकर भाग जाएं। ताजुम का वह साल बड़ा भाग्यशाली रहा। एक साथ 2-2, 3-3 महीनों के अंतराल पर 5 पत्नियों से 5 पुत्र पैदा हुए। पिता ने नाम रखा टापू, तालू, एपा, खोदा और तातो। बच्चों के रोने की आवाज़ खूबसूरत संगीत है। जिस घर में बच्चों के रोने की आवाज़ नहीं आती, वहाँ भूत अपना डेरा जमा लेता है और उस परिवार में बीमारी राज करती रहती है। ताजुम कहते नहीं थकते थे। बच्चे रोते, माएँ जोर जोर से चिल्लाकर उन्हें चुप कराती। बच्चे पहले तो डर जाते, समझ नहीं पाते कि ये प्यार की भाषा है या डराने की। फिर जाने क्या सोचते कि सो जाते। जो माँ अपने बच्चों को शीशी करके धीरे से चुप कराने की कोशिश करती उसे ताजुम कहते, अरे बेवकूफ़ औरत, तुम्हें बच्चे चुप कराना भी नहीं आता। जाने कब सीखेगी ये। उनके रोने की आवाज़ से माँ की आवाज़ ज़्यादा तेज होनी चाहिए। अब औरतें जोर जोर से गाने लगती। बाहर से आने वाले लोगों को कभी कभी भ्रम होता कि कुछ अशुभ जरूर हुआ है, जिसके चलते ये औरतें रो रही हैं। लेकिन बस्ती की सारी औरतें ऐसा ही करती थीं, तो उनके लिए तो ये लोरी थी। समय के साथ बच्चे बढ़ने लगे। बांस, लकड़ी तथा घास फूस का बना घर ऐसा लगता था जैसे किसी ट्रेन का लंबा कटा हुआ डिब्बा हो। एक ही लंबा घर और उसमें सभी पत्नियों के अलग अलग चूल्हे। बच्चों के तो बस मजे ही मजे। इतनी सारी माएँ जो थीं उन्हें प्यार करने के लिए। एक ने खाना नहीं दिया तो दूसरी ने खिला दिया, एक ने मारा तो दूसरी ने प्यार किया। पिता रात को पहली बीवी के साथ ही दिखते, परंतु सुबह दूसरी, तीसरी या चौथी के साथ दिख जाते। बच्चे सकपकाने लगते, वे आंखें मीच मीच कर उन्हें देखने लगते। अब तो बड़े लड़के खोदा से न रहा गया। उसने भी अपने पिता का अनुसरण करना शुरू कर दिया। वह भी हर रात अलग अलग माँओं के साथ सोने लगा। उसकी माँ ने कहा, देखो देखो, इस लड़के को क्या हुआ है, अपने पिता के पीछे पीछे चलने लगा है। इस पर नन्हे खोदा ने भोलेपन से कहा, पिताजी से तो कुछ कहती नहीं, सिर्फ मुझे डांटती हो। घर में ठहाकों की आवाज़ गूंजने लगी पर खोदा को समझ में नहीं आया कि हुआ क्या है। अपमानित खोदा उन ठहाकों के बीच हुआ करके इतने जोर से रोने लगा कि सब एकदम से चुप हो गए, जैसे किसी ने व्हीसल बजा दी हो और सभी उसकी तरफ प्रश्नसूचक नजरों से देखने लगे। अरे बस भी करो, जब देखो हाँ हाँ ही हे करके हंसती रहती हो। बेटी नहीं, बेटा है मेरा वंश आगे ले जाएगा ये। ताजुम ने बेटे को गोद में प्यार से लेते हुए कहा था। रूखे बिखरे बाल, छोटी छोटी उत्सुकता से भरी आंखें आबू की तरफ उठ गई, जो बहुत देर से आग जलाने की कोशिश कर रही थी। उसने सोचा, मैं तो मरने के बाद तितली बनकर जंगल जंगल, पहाड़ पहाड़ उड़ती फिरूंगी। फिर मैं किसी की बेटी तो हूँ? कभी नहीं। ये थी एपा की दीदी यामी, जो समय से पहले ही परिपक्व हो गई थी। उस दिन तापू और एपा ने तातो को खेल खेल में एक चपत क्या लगा दी कि उसने अपने पुराने अंदाज में हे करके रोना शुरू कर दिया। उसकी माँ ने तापू और एपा को एक एक चपत लगा दिया। अब तो घर में बच्चों के रोने से कोहराम मच गया। औरतों ने एक दूसरे के बाल खींचने, नोचने शुरू कर दिए। उनके चिल्लाने से बच्चों को मैदान छोड़ना पड़ गया। किसी के आने पर जिस तरह धान चुगती छोटी चिड़िया फुर करके उड़ जाती है, वैसे ही तेजी से वे भाग खड़े हुए वहां से। अब तो आबू ने देख लिया था झगड़े का कारण। उनकी अब खैर नहीं थी। इधर ताजुम प्रवेश द्वार के सामने बड़ी पत्नी के चूल्हे पर बैठकर बांस का बना हुआ हुक्का खींच खींच कर पी रहा था। बच्चों को भागते देख हुक्का मुंह से हटाया और धुआं छोड़ते हुए दाएं हाथ से दीवार पर टंगा अपना दाव उतारा। एक बार फिर हुक्का जोर से खींचकर धुआं पहले की अपेक्षा जरा जोर से छोड़ा और सामने रखे आपोर को एक ही बार में बिना सांस लिए खत्म कर दिया। फिर उसकी आंखों में एक रहस्यमय मुस्कान छा गई। उसने दाव हाथ में लिया और उसे एक विचित्र अंदाज में लहराते हुए नाचने और गाने लगा। आदि पिता तानी की असंख्य पत्नियों में भी इतना झगड़ा नहीं हुआ। रेत सा फैले उनके वंशों में भी इतना शोर नहीं मचा। फिर यह क्या हुआ? हाँ बताओ क्या हुआ? हाँ कहो। मेरे दाव की धार से तेज तुम्हारी जुबान, हवा से भी चंचल तुम्हारा मन। कहो न प्रिय पत्नी, ये कौन सी दुनिया तुमने रचा ली? हाँ कह भी दो मुझसे। ताजुम का वह नृत्य बड़ा भयानक था। उसकी चाल में एक अजीब सा आकर्षण था। दाहिने पांव को उठाकर कुछ इस तरह से पीछे की ओर मोड़ता कि लगता था जैसे उसका शरीर अब मुड़ने को है,
परंतु फिर बाएं पैर को वैसे ही उठाते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाकर दाव को लहराने लगता। औरतें सहम गईं, उनको पता था इसके बाद क्या होता है। उनकी रगों में खून ने भी दौड़ना बंद कर दिया था। वे गिरती पड़ती एक दूसरे को धक्का देती जान बचाकर भागने लगी। याजू जरा कमजोर थी, किसी के पांवों तले आ गई और माता सूर्य को भी पुकारने का मौका नहीं मिला कि सब उसे छोड़कर भाग गईं। ताजुम के नृत्य में और अधिक भयानकता आती जा रही थी। गाने में उसका उत्साह बढ़ता जा रहा था। बांस का बना घर ताजुम के नृत्य में जैसे वाद्य यंत्र का काम कर रहा था। खूब छान छान की आवाज निकल रही थी। अभी सुबह ही बच्चों के चलने से जो आवाज प्यारी लग रही थी, वही पलक झपकते भयानक संगीत में तब्दील हो गई। याजुम लगभग रेंगती हुई मुर्गी घर में पहुंची कि अंडे सेती मुर्गी को अपनी ही मालकिन दुश्मन नजर आने लगी और उसने याजुम पर ताबड़तोड़ आक्रमण कर दिया। बेचारी भली औरत चिल्लाती हुई नीचे ढलान पर से लुढ़कती हुई मकई वाले बागान में पहुंच गई। इधर बाकी औरतें घर से कुछ दूरी पर की झाड़ियों में सबकी सब एक साथ छुप गईं। वे कान लगाकर पति की आवाज को सुनने लगीं। वे अपने हृदय को भी धड़कने से रोकना चाहती थीं। कौन जाने कब ताजुम उसकी धक धक को सुन ले। कुत्तों को क्या हो गया था उस दिन की अपने ही अन्नदाताओं पर अलग अलग आवाजों में भौंक रहे थे। सुअरों को भी शायद लगा हो कि आज उनकी मालकिनें झाड़ियों में ही रसीला भोजन खिलाएंगी। सच तो माता सूर्य ही जानती हैं। वे शीशी कहकर उन्हें भगाने की जितनी कोशिश करती, वे फिर उन्हीं के पास वापस लौटकर आते। तीसरी वाली ने सामने पड़ी लकड़ी उठाए हवा की गति से वे जिद्दी पशु भाग खड़े हुए। ताजुम ने बहुत जोर से हो की आवाज निकाली तो उन्होंने अनायास एक दूसरे के हाथों को जोर से थाम लिया। बिना कुछ कहे वे एक दूसरे की संबल बन गईं। उन्हें उस वक्त एप्पा की माँ की याद आई। जब वह जिंदा थी तब सबके लिए ताजुम से लड़ती थी। अब बेचारे बिन माँ के बच्चे ने जरा सी तातों को चपक क्या लगा दी कि सब लड़ पड़ी। यही सोचकर कुछ की आंखों में आंसू छलक आए। कुछ देर बाद ताजुम चुप हो गया, फिर बाहर निकलकर जोर से चिल्लाया, मैं मखा और याना के खेत पर जा रहा हूँ, जिनको आना हुआ जाना। झाड़ियों में हलचल होने लगी। उनके हाथ अब अलग हो चुके थे। किसी किसी को याद आया कि उसने चूल्हे पर खाना चढ़ा दिया था, वह तो जलकर खाक हो गया होगा। किसी को अब महसूस हुआ कि उसके पैरों में कितने कांटे चुभे हैं और दर्द अभी ही शुरू हुआ है। बस फिर क्या था, वे फिर से चिल्लाने लगी, एक दूसरे पर दोषारोपण करने लगी। कोई कह रही थी, झगड़े का कारण तो तुम हो। कोई कहती, अच्छा मेरे बाल खींचने किसने शुरू किए थे। रेनी सोच रही थी, माता सूर्य तेरा लाख लाख शुक्रिया, ताजुम अब खेत जा चुके हैं। मैं चलती हूँ जल्दी जल्दी उनके पीछे, वरना कोई और चली जाएगी। शाम को वे एक साथ वापस आए तो मैं देख नहीं सकूंगी। उफ, जलन भी क्या होती है, रेनी से पूछे कोई। इधर संगलो नदी में बच्चे दुनिया से बेखबर निश्चल हंसी हंसते एक दूसरे पर पानी के छींटे उड़ाते खेल रहे थे। कल कल करती संगलो नदी जैसे उनकी माँ बन गई। पांचों बच्चे उसकी गोद में जैसे किलकारियां मार रहे हों। सब के सब नंगे, कभी बंदर से उछलने लगते, कभी शेर की आवाज निकालते, कभी एक दूसरे का हाथ थामे पानी में कूद पड़ते। पंछी भी कितना सुंदर गाती थी। तापू बार बार अपनी नाक इस तरह पहुंचता कि चेहरे पर ही कुछ इस तरह की रेखाएं उभरने लगती कि बाकी बच्चे मीट चोर बिल्ली का मूंछ, मीट चोर बिल्ली का मूंछ कहकर नदी में कूद जाते और तापू हुआ करके क्षण भर रोता, फिर हंसने लगता। जैसे कोई चिढ़ाए तो रोना जरूरी हो, परंतु वह इतनी देर रोकर अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता और फिर खेल में लग जाता है। एप्पा का कुत्ता एप्पा के पीछे पीछे भाग रहा है। जब उसकी माँ मरी थी वह 4 महीने का था, जिसे 10-11 साल की दीदी की गोद में रखकर माँ ने क्षमा याचना के साथ उन लोगों से विदा ली थी। दीदी ने जैसे उस कुत्ते को भाई की रक्षा के लिए ही लगाया हो। एप्पा ने कुत्ते का नाम आन रख दिया। सब के सब अपने अपने कपड़ों को नदी में फेंक देते, फिर दौड़ दौड़ कर नदी की निचली तरफ से झपट कर कपड़े उठाते और अपनी ताकत को साबित कर खूब खुश होते। आन एप्पा की खूब मदद करता। वह नदी में कूद जाता और बेटे के कपड़े बचा लेता। तातो का कपड़ा बह गया, कोई बचा ना पाया। सबने उसके पांव पकड़कर कहा, तातो ही कर रोना नहीं, वरना फिर घर में झगड़ा हो जाएगा। एप्पा के कपड़े उसे पहना दिए गए। सबको पता था कि एप्पा की दीदी एप्पा को कभी मारती नहीं। शाम को बस घर लौट आए, उनकी माँ उन्हें मीठी झिड़कियां देने लगी और वे माँओं से चिपटकर उन्हें तंग करने लगे। माँ को कभी देखा नहीं, फिर भी एप्पा माँ को इस तरह याद करने लगा जैसे उसको जानने के लिए कुछ बचा ही न हो। उसका भी मन करने लगा कि वह भी माँ की गोद में ही सो जाए और फिर उसकी माँ उसके सर से जुए निकालती रहे और उसके रोने पर जोर जोर से गाकर चुप कराती रहे। इतने में उसकी दीदी यामी ने उसे क्या हुआ
कहकर झकझोर दिया और ऐपा हमेशा की तरह बता नहीं पाया कि वह क्या सोचता है। भोजन के बाद दीदी ने कहा, जितनी जल्दी सो जाओगे उतनी ही जल्दी सपने में माँ आएगी। मुस्कुराता ऐपा सो गया। एक सुबह की बात है, सभी बच्चे कहीं जा रहे हैं। आची, आबोतानी ने बंदर को न बनाया होता तो कितना अच्छा होता न। तापू ने कहा, अरे पागल, वह न होता तो मकई कौन जल्दी जल्दी खत्म करता और हमें पिछले साल की तरह अगले साल खेत जाना न पड़ता। तालू ने तपाक से कहा। तापू उंगली गाल पर रखे सिर हिला हिलाकर कुछ सोचने लगा। आज तो मैं शिकार पर जाऊंगा, तातो तुम मेरे वाले खेत का भी ध्यान रखना, मैं तुम्हें भी चिड़िया खिलाऊंगा। ऐपा ने कहा, हाँ ठीक है, लेकिन इस बार मुझे ज्यादा हिस्सा चाहिए, वरना अगली बार तुम्हारी नहीं सुनूंगा। ठीक है, ठीक है, पिछली बार तो चिड़िया मिली थी, वह तो बहुत छोटी थी, लेकिन इस बार कोई बड़ा हाथ मारूंगा। ऐपा ने परिपक्व व्यक्ति की तरह जवाब दिया। न, इस बार कोई शिकार विकार नहीं। पिछले साल बंदरों ने कैसे सारा खेत साफ कर दिया था, पिताजी का दाव याद है। खोदा ने उंगली हिलाते हुए कहा। हाँ, और भागते भागते कौन है, ही करके रो रहा था। ऐपा ने शरारती लहजे में कहा। तो तातो आंखें दिखाते हुए अपनी लंबी जीभ दिखने लगा ऐपा को। माओ ने सबको केन के बने झूले में एक एक डिब्बा चावल डाल दिया था, जिसे वे पीठ पर लादे कूदते फांदते खेतों की ओर जा रहे थे। दूर तक फैली वादियां, टेढ़ा मेढ़ा पहाड़ी रास्ता लगता था जैसे कोई सांप रेंग रहा हो। रास्ता कभी किसी पहाड़ी की ओट में छिप जाता तो लगता जैसे वह सांप बिल में घुस गया हो। बच्चों ने जैसे थकना सीखा ही नहीं था। हवा के साथ हिलती डुलती पत्तियां और शाखाएं तापू के नन्हे मन को अजीब सा आनंद दे रही थी। वह सोचने लगा, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब गांव वालों को मनाऊंगा कि वे इन प्यारे प्यारे पेड़ों को न काटें, जिन पर हम बच्चे झूल झूल कर बंदरों से मुकाबला करते हैं। ये गाती हुई प्यारी चिड़ियां कहाँ रहेंगी। उनके बच्चे अपनी माओ से बिछड़ गए तो। अचानक खोदा ने उसे बहुत देर चुप देख झकझोर कर कहा, कब किन ख्यालों में खो जाते हो, होश ही नहीं रहता कि पांवों में कितने जोंक चिपक गए हैं। आची आची निकाल दो न, इसलिए मुझे जंगल पसंद नहीं है। तापू ने लगभग रोते हुए भय तथा याचना मिश्रित भाव से कहा। हाँ, जंगल पसंद नहीं है तो वह क्या कहते हैं, ई स्कूल जाओ, ई स्कूल, जहाँ सभी आलसी बच्चे जमा होकर ओआन ओआन कहकर चिल्लाते रहते हैं। खोदा ने व्यंग्य के भाव से ओआन शब्द पर जोर देते हुए उसके पांव से जोंक निकालते हुए कहा। उनके आबू हाथी दांत लेकर तेजपुर जाया करते थे और बदले में नमक, चावल, कपड़े लाते थे। जब वापस आते तो वहां के स्कूल के बारे में बताया करते और फिर अफसोस की एक सांस जरूर छोड़ते। तापू तो वहां जाने के सपने बुनता रहता। अब कि वे अंकल रंगबिया आए तो वह जरूर उनके साथ भाग जाएगा। सुना है वहां दूध से गोरे लोग और कोयले से काले लोग भी रहते हैं। सभी ऊपर से नीचे तक कपड़ों से ढंके, इधर तो ओढ़ने तक को कपड़े नहीं। आची, ईस्कूल नहीं, ईस्कोल। होठों को गोल गोल बनाकर मुस्कुराते हुए एक अजीब उत्साह से तापू ने कहा। उसकी छोटी छोटी प्यारी और गोल गोल आंखें अंधेरे में चमकते तारों सी थी। अच्छा, जो भी है मुझे क्या, खोदा ने जरा झेप कर कहा। आची, क्या बच्चे वहां जमा होकर कौवा बन जाते हैं? तातो ने आश्चर्य से पूछा। सब पेट पकड़ पकड़ कर हंसने लगे। ठंडी ठंडी माँ की छुवन सी कोमल हवाएं बहने लगी। माता सूर्य की चमक से नाचती छोटी नदी, पहाड़, पेड़ पौधे भी जैसे उनके साथ हंसने लगे हों। सब अधनंगे, पेट से लपेटते हुए दोनों कंधों से मोड़कर छाती पर बांस के बने पिन से जोड़कर कपड़े पहने हुए थे। नीचे कमर से पांव तक खाली। जब झुकते थे तो पूरा नीचे का हिस्सा दिख जाता। तातो को माँ की याद आने लगी, वह रोने लगा। खोदा ने सबको इशारे से चुप हो जाने का संकेत किया। सब मुंह पर हाथ दबा दबाकर हंसी रोकने की कोशिश करने लगे। अब वे खेत पहुंच चुके थे। एक ही मचान पर सब जमा हुए और फिर हमेशा की तरह बिना कुछ बोले एक साथ गाने लगे। एक पहाड़ पर हाथी का बच्चा मिला, उसका कान अरुई के पत्ते सा। दूसरे पहाड़ पर शेर का बच्चा मिला, उसका कान पीपल के पत्ते सा। तीसरे पहाड़ पर हिरन का बच्चा मिला, वह था प्यारा प्यारा तातो सा, जो भाई हमारा, जिसकी बहती नाक। और फिर सब गाते नाचते अपने अपने मचान पर जाने लगे। लहलहाते धान तथा मकई के खेत जितने सुंदर दिखते थे, उन बच्चों के लिए खेतों की रखवाली करते हुए बंदरों के साथ दिन की जिंदगी उतनी आसान नहीं थी। सबसे छोटा तापू तो जब भी खेत पहुंचता, उसी वक्त उसका मन करता कि वह स्कूल में ओन करते भाग जाए। उसने अपने आबू से सुना था तेजपुर स्कूल के बारे में, जहां पहुंचने के लिए 10 दिन और 9 रातें लगती हैं। आबू के पांव कैसे छिल गए थे पिछली बार जब वे नमक लेने गए थे। फिर भी उसे जाना है किसी भी तरह। वहां एक जानवर रहता है
जिसके बड़े से पेट में घुसकर लोग जहां चाहे चले जाते हैं। उसने बहुत कोशिश की उस तेजी से दौड़ने वाले जानवर का नाम याद करने की, पर याद नहीं आया। नीचे ढलान पर छोटी सी नदी बहती रहती थी, वहीं से वे नन्हे पांव चलकर पानी लाया करते थे। कटे बांस में छोटे छोटे हाथ जब पानी लेकर ऊपर मचान तक पहुंचते तब तक उनका पसीना छूट जाया करता था। दूर से देखने पर पहाड़ हमेशा खूबसूरत ही दिखता है, परंतु पास से उसका सामना करो तो बड़े बड़ों को नानी याद आ जाए। बच्चों को जंगल में ही खेलना बहुत भाता था। तालू और ऐपा तो हमेशा पिताजी के साथ शिकार पर जाने का सपना देखते रहते। उस वादी में उनकी आवाज गूंजती रहती, वहां के जर्रे जर्रे उन्हें पहचानते थे। एक से दूसरे पहाड़ से टकराती उनकी मधुर संगीत सी आवाज हवा के साथ भी तो रश्क करती होगी। ऐपा का मन बंदरों के आगे पीछे भागते भागते उब गया। जितना भी भगाओ पर फिर आ जाते बदमाश। पत्थर फेंको तो वे भी जवाब में पत्थर फेंकते, जीभ दिखाओ तो वे भी दिखाते। अब उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। आची खोदा चिल्लाता खोदा के मचान पर पहुंच गया। उनके बीच कुछ फुसफुसाहट हुई। अब वे उत्साहित थे। तातो को दूध बनाया गया। मकई का एक पौधा काटकर उसे हुक्का बनाया। तातो ने पिताजी की तरह पहले उसे मुंह से लगाकर जोर से खींचा, फिर आंखें बंद करके इस तरह से धुआं फेंका मानो वह सचमुच में हुक्के का आनंद ले रहा हो। उसने धीरे से आंखें खोली और हल्के से दोनों भाइयों की तरफ नजर डाली। तब दोनों को यकीन हो गया कि ये परिपक्व दूत हैं। तातो हुक्का पीठ पर 2-3 छोटे छोटे कद्दू लादे चल दिया तापू और तालू के मचान की ओर। हाँ, हम तुम्हें दूर से देखकर ही समझ गए थे कि तुम लड़की का रिश्ता लेकर आ रहे हो। तालू ने अपना सीना तानकर कहा। लड़की के बाल कंधे से नीचे तक तो आ गए हैं न? तापू ने पूछा। हाँ, तभी तो रिश्ता लेकर आया हूँ। उन्होंने ये कुछ मीट भेजे हैं। तातो ने कद्दू की तरफ उंगली करके कहा। उनके पास हमें देने के लिए काफी मालाएं तो हैं न? तालू ने कुछ उत्सुकता से पूछा। हाँ, उनके पास तो बहुत सारी मालाएं ताल माछ है जो नेपा से लाए थे। अच्छा, कितने मिथुन लगेंगे? तापू ने पूछा। वह तो आप लोग लड़की वालों से मिलकर ही तय करो, मैं तो उनका दूत हूँ। तातो ने गंभीरता से जवाब दिया। लड़की का दाम भी तो अलग से लगेगा। तालू ने दोनों हाथों को फैलाकर लापरवाही से कहा। वे कुछ देर लेटकर सुस्ताए, फिर उनके अनुसार अब सुबह हो चुकी थी, सो तातो चल दिया उन्हें आने का न्योता देकर। रास्ते भर तातो सोचता जा रहा था, बाराती आएंगे तो दूध का हिस्सा कम से कम 1 मिथुन तो जरूर होगा, उससे कम लूंगा भी नहीं। अब तापू और तालू ने मीट के रूप में कद्दू को झोले में डाला, पीपल के पत्ते को पंखा बनाया, मुंह में मकई की डंडी से बना हुक्का ककड़ी के ऊपरी हिस्से में छेद करके रस्सी घुसाई। अब दोनों उसे मिथुन के रूप में घसीटकर पारंपरिक विवाह गीत गाते हुए इधर से उस तरफ वाले मचान पर जा रहे थे। मिथुन तो लड़की खरीदने के लिए है, लड़की उसी की ही तो बहन थी। मिथुन ने ही तो वादा किया था बहन के काम आएगा इस तरह, और बन गई जानवर। छोटी बहन को छोड़कर एक दिन वह। हम क्या करें, बहन देकर बहन लेनी है हमें। तालू आगे आगे गाता और तापू बड़े भाई के पीछे पीछे उसका अनुसरण करता जा रहा था। कड़ी कभी कहीं फंस जाती तो कभी जोर से खींचने पर रस्सी उसे काटकर बाहर आ जाती। तापू परेशानी से तालू की तरफ देखता तो तालू हाथ से इस तरह इशारे करता मानो कह रहा हो, मिथुन ले जाते वक्त ऐसी मुसीबतें आम हैं। इधर खोदा और ऐपा भी तैयार थे, उनकी गाने की आवाज करीब आती जा रही थी। इधर तातो अपनी नाक बार बार तेजी से पोंछने लगा। अब वह पहले से भी ज्यादा नीचोर बिल्ली की मूंछ वाला लग रहा था। अब नाक से कान तक रेखाएं खींच गई थीं। हाथ का ऊपरी भाग जिससे वह बार बार नाक पोंछ रहा था, वह भी देखने लायक था। तापू और तालू ने मचान के नीचे पहुंचकर फिर से जोर से गाना शुरू कर दिया। जंगली मुर्गी को दाना चुगना किसने सिखाया? पिता तानी की माँ का नाम क्या था? एक बहन मिथुन कैसे बन गई? क्या तुम्हारे घर में वह दम है जो हमारे लाए सामानों का बोझ सह सके? अरे बेशर्म, डरपोक, घर में जाकर तो पूछ। ऊपर से जवाब आया। पानी के कुछ छींटे तापू और तालू के सर पर पड़े। खोदा और ऐपा जानते थे कि ये कोई टोना टोटका करके आए हैं, कहीं वे अपना होश खोकर ज्यादा मालाएं न दे उन्हें। बाराती का कोई भरोसा नहीं, सो उन्होंने कुछ बुदबुदाया और पानी बारातियों पर फेंक दिया। अब बाराती घर में प्रवेश कर सकते थे। 3-4 ककड़ियां नीचे खूंटे पर बंधे हुए थे, ऊपर उनके घर में कद्दू ही कद्दू दिख रहे थे। कटे बांस के टुकड़ों में आपोंग पेश था, जली हुई मकई का भोजन बना। अब विवाह की बातें चलने लगीं। दुल्हन की कीमत 3 मिथुन तय हुई तथा बाकी सामानों का दाम 10 मिथुन, जिसे वे अगली बार लड़की के साथ वापस आकर देंगे।
अब खोदा मचान के नीचे से पत्थर का एक टुकड़ा उठा लाया और बोला, यह आदि पितातानी के जमाने का माज है, जो 4 मिथुन के बराबर है। एप्पा उठकर कोने में बंधे कपड़े के पीछे से एक भुट्टा लाया, जिसके बाल लंबे और सुनहरे थे। उसके बदन पर जंगली फूल लिपटे हुए थे। उसने उसे बड़े प्यार से उनके हाथों में देते हुए कहा, ये हमारी प्यारी बेटी है। देखो हमने कितनी सारी मालाएं पहना दी है इसे, है न सुंदर। बगल में बैठा तातो चुपचाप टुकुर टुकुर देख रहा था। रोना धोना शुरू हुआ, क्योंकि अब दुल्हन की विदाई की घड़ी आ चुकी थी। अचानक तातो जोर से चिल्लाया, आया आया, बंदरों ने क्या कर दिया है। देखो देखो, सबका दिल बैठ गया। वे अपनी दुनिया में इतने मगन थे कि किसी बात की खबर ही नहीं हुई। बंदरों ने सारा खेत सफाचट कर दिया था। खी खी करते बंदरों ने तो बेड़ा गर्क कर दिया। अब तो उन सब की खैर नहीं थी। किसी के भी मुंह से बोल नहीं फूट रहे थे। चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। वे सब भी तो किसी बंदर से कम नहीं दिख रहे थे। आव देखा न ताव तालू ने दुल्हन के 2 टुकड़े कर दिए, एक तापू को दिया और दूसरा खुद खा गया। तातो ने पूजा प्रारंभ कर दी। माता सूर्य, तू हमें बचाना। तू सबकी प्यारी माता है, सबकी तू दोस्त है सच्ची। डर लगता है, हाँ सच्ची। आबू के तेज धार वाले चमचमाते लहराते दाव से शाम हो चुकी थी। घर लौटना था, परंतु उनके पांव बहुत भारी हो रहे थे। सब चुपचाप चल रहे थे, केवल तातो रोए जा रहा था। हे हे हे, उसके रोने की आवाज किसी के कानों में नहीं पड़ रही थी। सब कोई न कोई उपाय सोचते जा रहे थे बचने का, पर वे कभी बच सके, हमें तो नहीं लगता। उस दिन की मार को सब भूल चुके थे, और अब आज का दिन कितना अच्छा था। सभी माताएं और पिता घर पर ही थे। उनके होने का एहसास बच्चों के लिए कितना अहम था। दिन भर कुछ न कुछ खाने को मिलता, चाहे कुछ भी हो जाए, वे खेलना नहीं भूल सकते थे। विशेषकर एप्पा चुपचाप रहे, वो तो असंभव ही था। उनकी दुनिया फिर खिलखिलाने लगी। इस वादी की गोद हमेशा उनकी शरारतों से भरी रहती। इसी पीपल के पेड़ ने हवाओं के संग मिलकर उन्हें मीठी थपकियां दी थी। ताजुम बच्चों का रोना, चिल्लाना और खिलखिलाहटें सुनकर हमेशा बिना दांत निकाले मुस्कुराता रहता। तातो तातो, तू आगे आगे रेंग कर जाओ और देख, वह लोमड़ी है या हिरन। हम तेरे पीछे पीछे आ रहे हैं। एप्पा ने बाएं हाथ से पीछे आ रहे तालू को आगे न आने का इशारा करते हुए धीमी आवाज में कहा। तातो धीरे धीरे झाड़ियों के भीतर रेंगता हुआ जा रहा था। उसके पीछे पीछे एप्पा का कुत्ता कुकू करता चल रहा था। वह झाड़ी सबको बचाया करती थी, परंतु आज न जाने कौन कहां से एक मरा सड़ा हुआ कुत्ता इधर ही फेंक गया है। हो लोमड़ी है या हिरन, मर गई, कहता हुआ तातो पीछे मुड़ा। कुत्ता एप्पा और तालू को रौंदता हुआ बाहर भागा। पीछे झाड़ी में एप्पा और तालू पेट पकड़ पकड़ कर हंस रहे थे। धान कूटती तातो की माँ वहीं से चिल्लाई, एप्पा और तालू का काम है मेरे भोले बच्चों को सताना। आ बाहर आ, मैं बताती हूँ तुम्हें, वह लोमड़ी है या हिरन। जल्दी निकल बदमाश। गुस्से में वह लाल हो गई। उसने जोर जोर से छाती पीट पीट कर कूदना शुरू कर दिया। सब बाहर दौड़कर आ चुकी थी तब तक। आज गांव में धरती पूजन हुआ था, सो कोई भी गांव वाला खेत पर नहीं गया था। धान कूट कर रखना या कल कूटने के लिए आज सुखा कर रखना सबको जरूरी लग रहा था। गांव के हर घर में से धान कूटने की आवाजें आ रही थीं। पूजा का दूसरा दिन सबके लिए फुर्सत का हुआ करता है। गांव के बड़े बुजुर्ग बच्चों को आबोतानी की, अनाथों की कहानियां सुना रहे थे। नाक पोंछ पोंछ कर तो कोई दादा के पांव में सर रख कर, तो कोई लेटे लेटे सुन रहा था। सबकी नजरें सुनाने वाले के चेहरे पर टिकी हुई थीं। चारों ओर अफरा तफरी मच गई। सभी मर्दों ने अपने अपने तीर धनुष उठा लिए थे। उन्होंने आसमान में बादल की जोरदार सी गरज वाले उस पक्षी की तरफ निशाना साध साध कर तीर छोड़े। आसमान में तीरों की बरसात हो रही थी। तीर थे कि उस पक्षी को लग नहीं पा रहे थे। लगते भी कैसे, इतनी ऊंचाई पर जो उड़ रहा था वह भयानक पक्षी पलक झपकते गायब हो गया। वह उसके पंख हिलते नहीं थे। बाप रे, चील से तो कई गुना बड़ा। बच्चे चुप नहीं हो रहे थे। उआ हे आ की आवाजों से वह वादी भर गई। औरतें चिल्ला चिल्ला कर भाग रही थीं। बच्चे माओ से खूब जोर से चिपक गए थे। कई बच्चे एक ही माँ के लिए लड़ पड़े। सबके चेहरे फक पड़ गए थे। आंखों में प्रश्न और शरीर थर थर कांप रहे थे। गांव के सभी मर्द सार्वजनिक मैदान में जमा हो गए। किसी ने पुजारी को गालियां देनी शुरू कर दी। हो सकता है कि उसने मंत्रोच्चारण में कुछ गड़बड़ी की हो और प्रकृति अपनी नाराजगी दिखा रही हो। किसी ने कहा, हो सकता है ये माता सूर्य का शुभ संकेत हो। जो भी हो, अब धरती पूजन दोबारा करना पड़ेगा।
वरना हम सबकी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। सारा खेत जानवर खा जाएंगे और हम भूखों मरेंगे। सबको याद आया वह साल जब इतने सारे चूहों ने एक साथ सारा अनाज खा लिया था। कितने लोग भूखों मरे थे। माँओं के तो दूध सूख गए थे और बच्चों की हड्डियां निकल आई थीं। ऐसे आड़े वक्त कई साल पहले गांव छोड़कर आ चुके रंगबिया ने अपने साथ अजीब अजीब कपड़े पहने 20-30 लोगों के साथ कुछ चावल ला दिए थे। उसी से तो उन लोगों को कुछ राहत मिली थी। गांव वाले शिकार पर ही जी रहे थे। क्या करूंगा? ताजुब में लालिम की तरफ देखकर 1 साल पहले रंगबिया से सीखी हुई हिंदी में कहा। गुगो, लालिम ने पता नहीं के अंदाज में उत्तर दिया, जिसका अर्थ वह स्वयं नहीं जानता था। चून की मित्र ने अजीब शब्द का इस्तेमाल किया था, सो उसे भी कहना चाहिए बस, वरना उसे बेवकूफ समझा जाता। ताजुब गंभीर हो गया। सब परेशान थे, अनहोनी से डरे हुए थे। इधर तापू, तालू, खोदा, तातो और अपा उसी झाड़ी में छिपे बैठे थे। अब डर कुछ कम हो चुका था। सभी एक ही प्रश्न का उत्तर खोज रहे थे। तातो का तो पेशाब ही निकल गया था। ये क्या हो सकता है? खोदा ने कहा, पूजा अच्छी नहीं हुई होगी। तालू ने तपाक से जवाब दिया, अरे नहीं नहीं, मरे हुए कुत्ते का भूत था। ऐपा ने कुछ इस अंदाज में कहा कि तातो डरकर खोदा से चिपक गया और गुस्से से ऐपा की तरफ देखकर जीभ दिखाई। बहुत दूर उंगली माथे पर रखकर सोचने के बाद तापू ने बहुत गंभीर स्वर में कहा, हो न हो, ये वही था जिसके बारे में अंकल रंगबिया ने बताया था कि एक ऐसा पक्षीनुमा यंत्र है जिसके अंदर कई लोग बैठकर दूर दूर तक जाते हैं। खोदा को भी याद आ गई। हाँ, और वह कुछ खुशबूदार चीजें भी अपने साथ लाया था, जिसे सोते समय पूरे कपड़ों पर छिड़क लेता था। उसे वह पाउडर कहता था। वाह, क्या सुंदर गंध थी। उसने गांव की लड़कियों के चेहरे पर भी लगा दिया था, जिसके बाद वे सुंदर दिखती थीं। सारी लड़कियां उसके पीछे पीछे भागती थीं। अरे वे बंदर दिखती थीं। बंदर, सफेद चेहरे वाली बंदर, कहकर ऐपा ताली मार मार कर हंसने लगा। बच्चे फिर अपनी दुनिया में खो गए। उनके लिए फिर से जंगल मुस्कुराने लगा। ठंड की रात थी, सब लोग सो रहे थे। पांचों बच्चे हमेशा की तरह एक ही चावल के बोरे में सो रहे थे, जिसमें अंकल रंगबिया ने पिछले साल चावल भरकर ला दिए थे। उनके लिए वह काफी था, जिसमें घुसकर वे आराम से ठंड में सो सकते थे। आधी रात हो चली थी कि ऐपा इच्चा इच्चा कहकर चिल्लाने लगा। किसी ने पेशाब कर दिया था। खोदा सबकी जांघों के बीच हाथ डाल डाल कर देखने लगा कि आखिर किसने पेशाब किया है, जिसकी वजह से ठंड ज्यादा लगने लगी थी। आची आची आची, देखो पकड़ा गया। तातो की जांघें भीगी हुई थी। तापू ने कहा। अब तातो आने आने कहकर रोने लगा। सब लोग हड़बड़ा कर उठ गए। किसी ने कहा, अरे ताजुम किसके साथ सो रहे हो? देखते भी नहीं कि इन बच्चों को क्या हुआ है। बड़बड़ाती माँ आग जलाने की कोशिश करने लगी। चारों ओर अंधेरा फैला हुआ था। सारे पालतू पशु भी सो चुके थे। अचानक घर के बाहर सो रहे कुत्तों ने जोर जोर से भौंकना शुरू कर दिया। ताजुम को लगा फिर से जंगली बिलाव आया है, मुर्गी चुराने। वह दौड़कर निकला ही था कि उसके सीने में तेजी से एक तीर घुस गया। फिर माथे में, हाथ में, शरीर के बाकी सारे हिस्सों में तीर ही तीर। उसके मुंह से बस एक ही शब्द निकला, भागो। पूरा गांव दुश्मनों से घिर चुका था। सोते हुए गांव वालों को संभलने का अवसर ही नहीं मिला था। उन्होंने बच्चों के 2 टुकड़े कर दिए। वे औरतों को खींच खींच कर ले जा रहे थे। तातो की मां ने दर्द से चिल्लाकर कहा, मेरे पेट में बच्चा है, मैं नहीं चल सकती, मुझे छोड़ दो। अगले ही पल उसका सर धड़ से अलग हो गया। किसी के पेट से आंतें बाहर निकली हुई थी तो कोई बिना सर के मरती हुई मुर्गी की तरह छटपटा रहा था। किसी की आंख में तीर धंसा हुआ था तो कोई बिना सर के दौड़ रहा था। किसी का शरीर अनगिनत टुकड़ों में बटा हुआ था। किसी की उंगलियां काटी गईं और पेड़ पर तीर से चिपका दी गईं, ताकि गवाह रहे कि उनकी विजय हुई है। बच्चे उस बोरे में सदा के लिए सो गए। उनके हाथ एक दूसरे से दृढ़ता से जुड़े हुए थे। ऐपा का कुत्ता अनकुकू करके बोरे को कभी सूंघता तो कभी खींचता हुआ रो रहा था। वह बोरा अब खून से पूरा भीग गया था। उनके नन्हे नन्हे पैर एक दूसरे के पैरों से लिपटे हुए थे। और फिर रात भर ठंडी हवाएं साएं साएं करके बहती रहीं, जैसे बहुत क्रोधित हों। पीपल का वह पेड़ बेबस सा रो रहा था। सन्नाटा और अंधेरा दोनों ने मिलकर जैसे चारों ओर एक लंबी चादर उड़ा दी हो। तातो की मां के चूल्हे में अब भी अंगारे दहक रहे थे। सुबह हुई। मुर्गे ने बांग लगाई, लेकिन अब कोई उठना नहीं चाहता था। पूरा गांव रक्त से सन गया था। वादी खामोश, अपनी बाहें फैलाए बैठी थी। सब उसी की गोद में आराम से सो रहे थे। वादी के इस पार जश्न का माहौल था। संगरी गांव की औरतें बीच में खूंटी से बंधी हुई थीं। अब वे हमेशा के लिए दासी थीं। उनको अब नई जिंदगी शुरू करनी थी, अंधेरे के सिवाय कुछ नहीं थी।
माता सूर्य भी हमेशा की तरह ही मुस्कुराती हुई उगाई थी। अब वह भी पराई हो चुकी थी। खूंटी के चारों ओर दाव लहराते वीर पुरुष नाच रहे थे। एक बच्चा नाक पोंछता पोंछता यामी को दया से घूर रहा था। उसे लगा जैसे ऐपा सामने हो, जैसे वह अभी दीदी कहकर बुलाएगा। वह जोर जोर से रोने लगी, चिल्ला चिल्ला कर पूछने लगी, आखिर हमारे भाई को क्यों मारा? क्या किया है हमने? हम बंदी क्यों बना लिए गए? हमें भी मार डालो। तब एक आदमी उसके गले पर दाव रखकर घृणा से उसे देखता हुआ बोला, हमारी क्या गलती थी? हमारे बच्चे उल्टियां और दस्त से क्यों मर गए? क्यों इतने लोग बुखार से मर गए? हमारी सारी की सारी मुर्गियां कैसे मर गईं? क्योंकि तुम्हारे गांव में रंगबिया आता जाता रहता है और वह बाहर से बीमारी लेकर आता है। तुम लोग उसे आने देते हो और अब मजे से धरती पूजन करके खुशहाल होते जा रहे हो। कहकर उसने उसके चेहरे पर थूक दिया। उस गांव की औरतों ने भी उन सभी बंधी हुई औरतों पर घृणा से थूक दिया। घायल औरतें समझ गई थीं कि पुजारी से ही गलती हुई थी, जिसका संकेत प्रकृति ने दे ही दिया था, लेकिन हम ही थे कि तैयार नहीं थे। इस तरफ हमेशा के लिए गहन सूनापन छा गया था। उन बंधी औरतों का क्या हुआ पता नहीं, पर अंदाजा तो लगा ही सकते हैं। वे हमेशा के लिए गुलाम हो गई थीं। आज जब भी कोई यहाँ से गुजरता है तो सांस रोककर तेजी से दौड़ने लगता है। सुना है यहाँ बच्चों की हंसने की, रोने की आवाजें और कभी कभी दर्द भरी चीखें सुनाई देती हैं। पीपल का पेड़ जानता है डर क्या है और दर्द क्या है। आज उसी उजड़े वीरान गांव में लोग हवाई अड्डा बनाने की बातें करते हैं। वही हवाई जहाज जिसे भयानक शोर करता पक्षी समझकर वे कभी डरे थे। कई हवाई जहाज उड़ा करेंगे तो क्या उस वादी में फिर कोई खौफनाक मंजर होगा? फिर से कोई साया भागेगा? कौन जाने, लेकिन इतना तो तय है कि अब की बार का शोर पहले वाले शोर से भिन्न जरूर होगा। आंट माँ, आबू पिताजी, आचिक बड़ा भाई, माज घंटीनुमा कीमती सामान जिसे विवाह में लड़के वालों को दिया जाता है। ताल पीतल की थाली। माता सूर्य नेशी विश्वास के अनुसार सूर्य को माँ और चंद्रमा को पिता माना जाता है। नेपाल, म्यांमार, बर्मा। आपोन स्थानीय शराब। मिथुन एक पशु जो अरुणाचल प्रदेश का राज्य पशु है, जिसे स्थानीय लोग पवित्र पशु के रूप में मानते हैं।